सो स्टूडेंट, हम पॉलिटिकल साइंस स्टडी कर रहे हैं। उसी का जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर का एरा, देन बाइपोलैरिटी का एंड, और ये चैप्टर थर्ड है वाइड सेंटर्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी कि इससे पहले हमने ये पढ़ा कि शीत युद्ध का दौर क्या था, यानी शीत युद्ध क्या था। इसके बाद हमने ये समझा कि दो ध्रुवीयता क्या है, यानी बाइपोलैरिटी क्या है और वो कैसे ब्रेक डाउन हुए। उसके बाद आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि सत्ता के समकालीन केंद्र। कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में मतलब दुनिया चल रही है, उसमें कुछ कंट्री बहुत पावरफुल है, उसी के साथ उसी के टाइम पीरियड में कुछ और नेशन है और देश हैं जो अपने आप को धीरे धीरे पावरफुल बना रहे हैं। तो समकालीन है कंटेम्प्रेरी, यानी आप स्टडी कर रहे हैं उसी टाइम में कोई और भी स्टडी कर रहा है उसी ईयर में, ये कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन आपके साथ साथ। तो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जैसे हमने समझी कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 3 हुआ, नहीं हो पाया, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, बट कंडीशन क्रिएट हो गई थी 1962 में कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, बाय द वे नहीं हो पाया। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? क्या हिस्ट्री है कि इकोनॉमिक्स है कि जियोग्राफी है? पॉलिटिक्स का मतलब है दैट्स योर एटीट्यूड ऑफ आवर नेशन, दैट्स वी हैव टू लाइक बिहेवियर व्हेन वी डू समथिंग बिहेवियर टू आवर नेशन टू द अनदर नेशन। जब हम किसी देश के साथ राजनीतिक मामलों पर कोई बात करते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है सरकार चलाने का, बात रखने का, ये पॉलिटिक्स। ऐसे कि मुझे ज्यादा पॉलिटिक्स मत करो, बात करते हैं तब, यानी राजनीति। तो दो समकालीन केंद्र सत्ता के, सत्ता इट मींस पावर, पावर की कंटेम्प्रेरी सेंटर्स, ठीक है। धीरे धीरे कुछ कंट्री पावरफुल होते जा रहे हैं। इससे पहले बस हमने ये समझा है कि शीत युद्ध क्या था और फिर उसके बाद बाइपोलैरिटी क्या है। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है, 1914-1918 वर्ल्ड वॉर 1 होता है। वहां से लेकर के जब 2nd वर्ल्ड वॉर एंड होता है, उसके बाद जो बिगनिंग होती है वो होती है कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध का दौर। अब कोल्ड वॉर का पीरियड क्या है? 1945 से 1991 1991 तक। इसमें होता क्या है कोल्ड वॉर में कि हम वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, हम हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से लड़ेंगे। और दुनिया 2 भागों में बढ़ गई, एक वेस्टर्न वर्ल्ड और एक ईस्टर्न। वेस्टर्न यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ईस्टर्न यानी सोवियत संघ। आज का रसिया नहीं, पहले यूनियन ऑफ सोवियत स्टेट था, सोवियत संघ। ये 2 भागों में बढ़ गए, यानी ये वो कंट्री थे जो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल थे। इस टाइम पीरियड में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, साउथ कोरिया, ये कंट्री धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। चाइना इतना पावरफुल नहीं था जितना कि आज हो चुका है। चाइना ही हमारे साथ इंडिपेंडेंट हुआ था 1950 के अप्रॉक्स। तो लेकिन उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से रैपिड पकड़ी, बहुत तेजी से आगे ग्रो किया, इसलिए आज चाइना डेवलप्ड नेशन है। तो हम इन्हीं चीजों के आगे की जो चीजें उसको सत्ता के पावर के हिसाब से समझते हैं कि ये क्या है। हम यहाँ से बैकग्राउंड भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मैं हिंदी यूज करूं, इंग्लिश मीडियम से है ओके। यानी आप ऐसे समझो, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, मैं बात कर रहा हूँ 20वीं सेंचुरी की, ठीक है। 20वीं सेंचुरी का मतलब ये है सर 1900 से 1999 तक, ठीक है। और 1999 वो टाइम है जब हम कारगिल की लड़ाई लड़ते हैं पाकिस्तान से। फर्स्ट, सेकेंड और फिर होता है शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। समझो, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है कि दुनिया को जिस तरीके से डिवाइड हो जाती है, और ये पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ, दूसरा किस कंडीशन की वजह से हुआ, और शीत युद्ध क्या था। ये 3 बात आपको समझना जरूरी है। तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था, आप ऐसे बोल सकते हो, कॉलोनियलिज्म की वजह से और एम्पेरियलिज्म की वजह से। एम्पेरियलिज्म का मतलब ये है कि आपके एरिया को कोई कैप्चर कर ले, यानी आपके घर को कोई हड़प ले।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? क्योंकि इस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ गई थी, रिसोर्सेज के लिए डिमांड होने लगी। एक कंट्री को अगर पावरफुल बनना है तो दूसरे देशों को कैप्चर करना पड़ेगा या उनसे लड़ना पड़ेगा, वहां से रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा और लेबर वगैरह वर्कर्स वगैरह लेने पड़ेंगे, फिर उससे वो अपना नेशन का डेवलप कर पाएगा। और वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहले जो विश्व युद्ध हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतने वेपन्स यूज नहीं हुए, यानी एटम बम वगैरह नहीं थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में एटम बम बनी और फटके भी, तो नुकसान ज्यादा हुआ। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो गया उसके बाद आया शीत युद्ध और ये चला 1945 से 1991, यानी फ्रॉम 1945 टू 1991। अगर किसी के समझ में ना तो परेशान मत होना, हाँ ये सिर्फ मैं रिकैप करवा रहा हूँ कि हम थोड़ा सा समझे कहाँ से पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा हुआ कोल्ड वॉर हुआ, क्योंकि पूरा चैप्टर है तो मैं खुद रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, इस दौरान दो देश थे, एक है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और एक है यूएसएसआर, हम इसको बोलेंगे सोवियत संघ। ये दोनों में एक बात आई टकराव की। अमेरिका बोलने लगा अब हम वर्ल्ड की पावर हम है, इकोनॉमिक पावर या सुपर पावर हम है। तो सोवियत संघ बोला पागल समझ रखा है भाई, इधर बैठा ऐसे कैसे बन सकते सुपर पावर? तो सोवियत संघ बोलता हम भी किसी से कम नहीं, क्योंकि सोवियत संघ वास्तव में बहुत बड़ा देश था। आज भी रशिया सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड का एरिया वाइज, और 15 देश थे, 15 देश अलग अलग ब्रेक डाउन हुए, तो 15 देशों का ग्रुप, और वो बोलने लगे हम भी सुपर पावर हैं। तो दुनिया के दो देश, एक अमेरिका एक सोवियत संघ, दोनों में लड़ाई होने लगी। ये बोलता है हम तुमसे कम नहीं, वो बोलता है हम तुमसे कम नहीं, तो वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया। अब ऐसी अर्थ है, ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये ईस्टर्न साइड है और ये वेस्टर्न साइड है, तो वर्ल्ड को ऐसे बांटा गया। ये दुनिया यूएसएसआर यानी ईस्टर्न वर्ल्ड, पूर्वी दुनिया सोवियत संघ, और वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूएसए, पश्चिमी दुनिया अमेरिका के साथ। तो इसको बोला गया पहली दुनिया के देश और इसको बोला गया दूसरी दुनिया के देश। आपको परेशान नहीं होना, आपको ऐसे सोचना सपोज दैट ये मैप है, इस मैप को आधा कर दो, ठीक है। एक तरफ पहली दुनिया है अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ, ठीक है। अब एक कंट्री और बचा हिंदुस्तान, इंडिया। कुछ देश थे जो बोले ना हम आपकी दुनिया में जाएंगे ना हमारी दुनिया में जाएंगे, हम हमारी खुद की दुनिया बनाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि गुट है, लड़ाई हो रही है कि अगर इधर वाला कोई कंट्री मान लो एक्स है, ये क्या करेगा, इसका साइड का है, अगर इसने इससे लड़ाई लड़ी ना तो इधर की भी कंट्री कुछ इसको पीटेंगे। तो आपस में कंट्री लड़ रहे हैं और अमेरिका और सोवियत संघ देख रहे हैं और हथियार वेपन दे लो, ये ले जाओ और लड़ो और मारो, फिर उनका बिजनेस चल रहा है। इस कंडीशन में एक और दुनिया बनी, नॉन अलायंस मूवमेंट गुड रिच था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू और जोसेफ ब्रज टीटो और 2-3 नेशन की कंट्री के हेड और 5 देशों ने मिलकर के इसको बनाया, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया, इंडिया, घाना, मिस्र, ठीक है। इन लोगों ने बनाया गुड रिच, तीसरी दुनिया के देश थे। इन्होंने कहा कि हमें आपकी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, हम हमारा खुद का विकास करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तीसरी दुनिया के देश हुए, तो पहली दुनिया, दूसरी दुनिया सोवियत संघ और तीसरी दुनिया इंडिया वाली, 3 भागों में वर्ल्ड डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, क्योंकि इनको तो किसी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, लड़ाई जो चल रही है वो चल रही है सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के बीच में, एक यूएसए और एक यूएसएसआर सोवियत संघ के बीच में। 1991 में ये पहली दुनिया है और ये दूसरी दुनिया, यानी ये सेकंड सुपर पावर है। ये अलग अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब ये सोवियत संघ अलग हुआ, बट गया, तो अब दुनिया की सुपर पावर सिर्फ एक बची, अमेरिका, ठीक है। जब अमेरिका एक सुपर पावर बचती है 1991 में, मतलब आज से लगभग 30 साल पहले, तब दुनिया के जितने और कंट्री थे उन्होंने सोचा कि भाई अगर ये सबका कंट्रोल रखेगा तो देखिए रहे, हम क्यों ना खुद का एक ग्रुप बनाएं और हम आज़ादी से रहें। हमारा भी तो एक ग्रुप होना चाहिए ना, हम क्यों किसी के साथ जहाँ किसी से डरे। तो हर कंट्री ने
कुछ देशों ने आपस में मिलकर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए। ग्रुप का मतलब इतना है, सपोज दैट जैसे हम इंस्टा या फेसबुक का ग्रुप बना लें, ठीक है, इसमें कुछ मेंबर्स आएंगे, ठीक है, सपोज दैट इस तरीके से कुछ मेंबर आए और हम भाई एक यूनिटी रहेंगे कि भाई कोई भी कोई पोस्ट डाले ना, गुस्सा नहीं होना है और लेफ्ट भी नहीं करना है, और वो जोक डालता रहता है, अरे भाई डाल दिया, हम मिलजुल कर रहेंगे। और एक बात और, अगर गलती से किसी दोस्त ने किसी फालतू के गहरे को जोड़ दिया इसमें और वो उसमें उल्टी सीधी पोस्ट डाला, तो सबसे पहले उसी को कूटेंगे, यानी गड़बड़ करे तो कूटेंगे। बिल्कुल ऐसे ग्रुप बना, और ऐसे जो ग्रुप बना उसको बोला गया यूरोपियन यूनियन, हिंदी में यूरोपियन संघ। इनका एक ग्रुप बना और ये बोले अब आप भाई किसी से डर के नहीं रहेगा, अब अपन साथ हैं। तो कितने लोग हैं अपन, बोले बाहर है, बोला भाई कोई पोस्ट देगा और बढ़ाओ और बढ़ाओ, इसके मेंबर बढ़ते गए। आज इसके मेंबर 28 हैं, 28 देशों का ये समूह है। ये तैयारी कर रहे हैं ये साइड वाले, एक्चुअली ये यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। यूरोप समझ रहे हो, यूरोप का मैप कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा बना पा इस तरीके से, ठीक है। इसमें ये जो एरिया है ब्रिटेन, ये इधर ब्रिटेन वगैरह, ठीक है। तो इस एरिया की बात चल रही है, ये छोटे छोटे देश है, हालांकि बहुत बड़ा है, जो उसमें छोटा दिख रहा है। तो इन्होंने कहा कि अब हमारे ग्रुप बनाएंगे और हम आजादी से रहेंगे। क्यों भैया, क्योंकि अब हमें कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो आपस में 28 देशों में से कोई ना कोई तो हमारी मदद कर ही देगा। और अगर हमारे एक दोस्त पर किसी ने अटैक किया तो हम 28 मिल करके उस देश से लड़ेंगे या उस देश से बात करेंगे, भाई तुमने हमारे साथी को क्यों पीटा या क्यों लड़ाई की। इसका एक आज का प्रेजेंट टाइम में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बायो पॉलिटिक्स चल रही है, एक रूस है, रसिया बहुत बड़ा है, इसी का बच्चा मान लो या छोटा भाई मान लो, ये है यूक्रेन, ठीक है। समझना, यूक्रेन बोल रहा है कि मैं कहाँ जाऊंगा, नेटो यानी नाटो में जाऊंगा। ये एक ग्रुप है कंट्रियों का जो अमेरिका ने बनाया, और ये रसिया है, और रसिया किसका दुश्मन है, अमेरिका का। तो रसिया इसको बोल रहा है यूक्रेन को, तो भाई देख तुम हमसे अलग हो गए, हमें इस बात से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम ये कोशिश करते हो कि अगर आपने ये कोशिश की कि हम लोग क्या करेंगे, यूक्रेन से अलग, मतलब अमेरिका उसके साथ तो वो है ही सोवियत संघ के साथ, आगे चलकर अगर ये सोचे कि हम नाटो में मिल जाए। अब नाटो का मतलब समझ रहे हो क्या है, कि अगर एक देश पर किसी ने अटैक किया ना, तो जितने देश के मेंबर है वो सब मिलकर के उस कंट्री को पीटेंगे। अब आप सोचो, नाटो में अमेरिका भी है, ब्रिटेन, फ्रांस, सब कंट्री है, पूरी दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश उसी में है। अगर रसिया ने बोल रही है हाँ चला जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये नाटो में चला गया और फिर रसिया ने अगर यानी रूस ने अगर यूक्रेन पर बम्बार्डमेंट किया, लड़ाई की, तो नाटो के जितने देश है ना, सब मिलकर इसको धो देंगे रसिया को। इसलिए रसिया बोलता है, ऐसे मिलकर ऐसे समझो, कभी कभी मोहल्ले में या गाँव में लड़ाई हो जाती है, एक पावरफुल है और एक कमजोर है, तो वो पावरफुल है ना, इस कमजोर को क्या है, पहले पीटेगा और उसके बाद अगर थाने गया ना तो समझ लेना, और इसको यार थाने भी नहीं जाने देगा, उसको है ना कोशिश ये करेगा यही समझा मैटर को रफा दफा कर देंगे, क्योंकि थाने गया तो पुलिस कार्रवाई करेगी। सपोज दैट ऐसे ही था, रसिया बोल रहा है यूक्रेन से भाई तुम्हें नाटो के साथ नहीं जाना है, उसके साथ तुम गए और हमने तुम्हें कूट दिया तो सब मिल करके हमें कूट देंगे। इसलिए आज की जो लड़ाई चल रही है ना, यूक्रेन को अमेरिका फोन लगाता है, मार और लड़का यस अब भाई लड़ेगा। 2 साल से लगातार चल रही लड़ाई, अभी भी चल रहा है, ये भाई पॉलिटिक्स है। यानी कोई चीज बेवजह नहीं होती, कुछ तो वजह नहीं होगी, हर चीज का एक कारण होता है। तो आज का रसिया और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है वो लगभग इसी चीज की लड़ाई है कि हम पावरफुल हैं और तुम पावरफुल हैं, आपस में चल रही है। ये एक्चुअल लड़ाई अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में है, लेकिन लड़ कौन रहा है, यूक्रेन। और उसके बैक पार्ट में पेज जो फ्रंट में खड़ा हुआ उसमें ताकत दे रहा है वो है अमेरिका, इसका यूक्रेन का साथ दे रहा है, ठीक है।
तो इन चीजों को हमें समझना है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि ऐसा चलता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, और अगर इस तरीके से चला तो फिर लॉस क्या हो रहा है दुनिया को, वो समझो। तो आज हम इसमें ये समझेंगे कि छोटे छोटे ग्रुप क्या होते हैं कंट्रियों के, ठीक है। यहां से आपकी समझ में देखो स्टूडेंट, आपको ये समझना है कि नाटो क्या है, ये ग्रुप है, कुछ छोटे छोटे देशों के ग्रुप है। आपको ये समझना है आसियान क्या है, आपको ये समझना है ब्रिक्स क्या है, आपको ये समझना है कि G20 क्या है, और आपको ये भी समझना है कि यूरोपियन यूनियन क्या है, और आपको ये भी समझना है कि नॉन अलायंस मूवमेंट क्या है, और आपको ये भी समझना है UN क्या है या UNO क्या है। इतने सारे ग्रुप हैं, ये तो मैंने बहुत कम बताए, और भी ज्यादा ग्रुप हैं। तो ये ग्रुप बने कैसे, और इनके नाम यही क्यों रखे, कुछ और नाम क्यों नहीं रखा, किस कंडीशन में बने ये ग्रुप, आपको ये समझना है। अभी पिछले प्रीवियस चैप्टर में हमने ये समझा कि दो ध्रुवीयता, यानी वर्ल्ड की जो दुनिया है वो दो हिस्सों में है। दो ध्रुव का मतलब दुनिया की सत्ता के पावर के दो ध्रुव हैं, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। ये दोनों के साथ पूरी दुनिया चल रही है, बोले नहीं जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। लगभग ऐसा ही कुछ था कि जिस तरफ अमेरिका चलेगा दुनिया उस तरफ दौड़ेगी, जिस तरफ सोवियत संघ उस तरफ दुनिया है। ये दोनों देश जो चाहे वो लगभग कर सकते थे। इस कंडीशन में, इस बैकग्राउंड में हम इस चैप्टर को समझेंगे, और एक छोटे छोटे ग्रुप्स जो बने हैं वो क्यों बने, कैसे बने, और इनको बनाने का पर्पस क्या है, इनको हम समझेंगे। थोड़ी सी सांस लीजिए, थोड़ा सा रुकिए। अब आ रहे हैं अपन अपने चैप्टर पर, जो कि आज का चैप्टर है। समझिए क्या पढ़ रहे हैं अपन, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। तो राजनीति क्या है, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं ना, तो एक पार्टी रूल करती है, जो पार्टी सरकार शासन करती है, वो सब पॉलिटिक्स, ठीक है। अब पॉलिटिक्स में एक सिस्टम रहता है कि हर राज्य की नियम अलग अलग होते हैं। ऐसे दिल्ली के लिए केजरीवाल अलग पॉलिसी बनाएंगे, शिवराज सिंह चौहान अलग पॉलिसी बनाएंगे, और योगी आदित्यनाथ अलग पॉलिसी बनाएंगे। यानी हर स्टेट की पॉलिसी अलग अलग है, और जैसा जिसका बैकग्राउंड है उसकी वैसी पॉलिसी है, ठीक है। इस चैप्टर में जो हम समझने जा रहे हैं वो सत्ता के समकालीन केंद्र हैं। यहाँ से आपको ये समझना है कि आप दुनिया में सिर्फ दो देश नहीं है, सोवियत संघ और अमेरिका ही नहीं है। अब दुनिया में कुछ छोटे छोटे देश हैं जो धीरे धीरे पावरफुल बन गए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, चाइना और हमारा हिंदुस्तान, मतलब ऐसी कंट्री जो बहुत पावरफुल धीरे धीरे बन गई। कनाडा भी इसमें। तो ये देश, और आज का मॉडर्न टाइम देखा है इजराइल भी इनसे कम नहीं है। तो हमें ये समझना है ये देश धीरे धीरे पावरफुल बने, तो इनकी भी तो कुछ सोच रही होगी ना। एक समय था ये किसी न किसी के साथ जुड़ गए, लेकिन आज ये खुद ही इतने पावरफुल है कि ये अमेरिका से कम नहीं या सोवियत संघ से कम नहीं है। तो इनकी खुद की भी तो कुछ चॉइसेस होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी। ऐसे इंडिया है, हम किसी से दब के नहीं रहते। हमसे कोई आगे ये नहीं बोल सकता कि नहीं अमेरिका जो बोलेगा वही तुम करोगे। क्यों करेंगे भैया, संप्रभुत्व राज्य हैं, सोवरजन स्टेट हैं, यानी वी हैव अ राइट टू टेक डिसीजन विदाउट फियर एंड प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एनी अदर नेशन। किसी के बिना दबाव के हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो सत्ता के केंद्र, पहले मैं आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ इस चैप्टर की, समझना स्टूडेंट। समकालीन केंद्र एक देश है, बहुत शानदार पिक्चर है संघाई की। संघाई कहाँ पड़ता है, चाइना, संघाई रीजन। एक्चुअली इस पिक्चर में ये बताया गया है कि एक देश जो आजाद हुआ भारत के साथ 1948 और 50 के आसपास में इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, कैसे वो देश इतना पावरफुल बन गया। आज विकसित देशों में उसकी काउंटिंग होती है, इतनी बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था दुनिया की कैसे बन गई। और सोचने की बात यह है कि हमारा देश जो एक गरीब देश था, अल्प विकसित था, 53 करोड़ 53 करोड़ हमारी जनसंख्या थी कब, जब हम आजाद हुए। उस कंडीशन में हमारे देश ने संघर्ष किया, धीरे धीरे संघर्ष करने के बावजूद आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम।
पैसे के मामले, इकोनॉमी, सबसे बड़ा जो कंट्री है ना वर्ल्ड में वो है अमेरिका, ठीक है। फिर लाइक चाइना, फिर यूएसएसआर, फिर जापान, फिर इंडिया, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांस, फिर साउथ कोरिया, फिर एनी अदर नेशंस। तो इकोनॉमी के मामले में कैसे चाइना इतना डंप कर गया, इतना आगे कैसे पहुंच गया, ऐसा उसने क्या नियम कानून बनाए। तो ये चाइना के विकास की कहानी है। अब जब चाइना पावरफुल बन गया तो अब अमेरिका ही नहीं है, अब चाइना भी है। अब अमेरिका चाइना को इग्नोर नहीं कर सकता, इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता है। तो यहाँ से कूल माइंडेड होकर के चैप्टर में हमें ये समझना है कि यूरोपीय संघ क्या था जो आपकी शुरुआत में। तो पहले मैं चैप्टर की कुछ पिक्चर समझा रहा हूँ आपको। देखो यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन ये कब बना, जब सोवियत संघ टूट गया 1991 के बाद बना। क्यों बना, क्योंकि ये वो देश हैं यूरोपीय जो ये चाह रहे हैं कि भैया हम अमेरिका के दबाव में नहीं रहेंगे, हम लोग तो आपस में मिलकर रहेंगे, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, आप लड़ते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने उनका ग्रुप बनाया, मतलब पूरे चैप्टर में ग्रुप है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम इनको थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझ लें। ग्रुप का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। सपोज दैट हमारे इंडिया में भी कुछ ग्रुप है अपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। सोसाइटी होती है ना, कोई सी क्लब है, सपोज दैट में नाम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे आरएसएस, बजरंग दल है, या कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के भी अलग अलग ग्रुप है। तो ये क्या है, इन लोग बस इसलिए बैठ जाते हैं कि जैसे कोई भी रिलीजियन से, धर्म से संबंधित कोई बात होती है, कोई टीका टिप्पणी करता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, ऐसा ही रहता है कुछ। ऐसे ही ग्रुप बने, ये ग्रुप तो अपने देश में बना है, लेकिन ये जो ग्रुप बना है पूरे इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय है, दुनिया की बात चल रही है, भारत की नहीं चल रही। तो इनके ग्रुप बने हैं, यानी भारत जैसे ऐसे कई देश हैं जो आपस में मिलकर के एक साथ रह रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं। आजकल मोदी जी हैं, बहुत सारे देशों में जाते हैं और हमारी दोस्ती अच्छी हो रही है। अगर आप कभी पिक्चर देखना बहुत मजा आता है, सुकून मिलता है दिल को कि हमारे देश का कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश में जाए और हमारे देश को सम्मान हो, किसी दूसरे देश में गर्व होता है हिंदुस्तान का। तो ऐसे ही संघ है, कैसे बने क्या बने वो आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे की पिक्चर इनकी पहचान है, कुछ स्टार बनना है, यानी ये यूरोपीय संघ का एक झंडा है कि भैया ये हमारा एक फ्लैग है, इससे हम समझ जाएंगे ये हमारे देश के लोगों का है। और ये था यूरोपीय संघ का मैप। स्टूडेंट इस बात को समझना, यूरोपीय संघ का मानचित्र। पहले देखो आसियान है ना, आसियान का मतलब ये जो इंडिया के आसपास के देश है ना, जैसे जो इंडिया दिख रहा है ना येलो कलर का, इसके पास में लिखा म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर। कोई बात नहीं, आपको नहीं देगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखो इंडोनेशिया दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो देश है ना, इन देशों ने, छोटे छोटे देशों, पास पास के देशों ने मिलकर बनाया आसियान। और जो मैं मैप बता रहा हूँ ना, ये येलो कलर का रस्सी है ना, इसके पास वाले देश हैं यूरोप के। यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है। तो अब इसको समझो, आप इधर देखो, इधर देखो। अगर आप इसके ऊपर चले गए ना समुद्र है, नीचे भी चले गए तो भी समुद्र है, इधर चले गए तो थोड़ा बहुत भूमध्य सागर पड़ेगा, फिर सीधा एशिया लग गया, और इधर चले गए तो समुद्र है, तो आंख बंद करके चले समुद्र में जाओगे, फिर शांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। तो ये सदस्य है, मेंबर है। बात को समझना स्टूडेंट, यूरोपीय संघ की बात कर रहा हूं मैं, और यूरोपीय संघ का सीधा सा मतलब देखो, ये 1992-93 में ये बना, ठीक है। एक ग्रुप बन गया, एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि हम लोग आपस में मिलकर के साथ में रहेंगे। तो पहला एमसीक्यू बनता है, यूरोपीय संघ कितने देशों ने मिलकर बनाया और कहाँ बना। यूरोप महाद्वीप में बना, 27-28 कुल देश हैं, 1992-93 में ये बना। तो यूरोपीय संघ यूरोप में बना, इसका नाम लगे संघ यानी यूनियन। अब उसके कुछ देश हैं, कुछ मेंबर पुराने हैं, कुछ नए। तो पुराने सदस्य इस वाले कलर से उन्होंने डिनोट किए, और नए सदस्य को ये वाला कलर से किया है। तो देखो पहले जो शुरुआत में देश थे,
स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड। अब आप बोलो सर इंग्लैंड कहाँ है इसमें? यूनाइटेड किंगडम है भैया। यूनाइटेड किंगडम की पहले एक बात को समझो, सोचना कभी कभी ऐसे आती है, लेकिन ये एक छोटा सा देश है, इतना बड़ा, इतने बड़े देश ने ये पूरे है ना इनके बराबर बड़े देश का कब्जा किया इंडिया पर। तो हमारे देश पर जिसने कब्जा किया वो इससे भी छोटा है। इसमें कुछ देश हैं, एक है इंग्लैंड, एक है स्कॉटलैंड और एक है वेल्स। इन 3 देशों को मिला करके, और एक है आयरलैंड, 4 देशों को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। इसी को बोलते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। समझिए इंग्लैंड तो छोटा सा भाग है, वहां की सरकार ने हमको गुलाम नहीं बनाया, वहां की कंपनी ने बनाया। सपोज दैट जैसे हमारे रिलायंस जियो है, अंबानी की कंपनी पाकिस्तान में चली जाए और पाकिस्तान को गुलाम बना ले, कंपनी ने, किसी देश ने गुलाम नहीं बनाया। जब दादा भाई नेहरू जी गए, घोषणा किया उन्होंने कि पीपल आर सफरिंग इन इंडिया ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, सो प्लीज हेल्प अस। मतलब हमारे देश के लोग मरे जा रहे हैं भुखमरी से, आर्थिक संकट से, हमारी मदद करो। तो इंग्लैंड या ब्रिटेन की सरकार बोली कौन है तुम, तू कौन है? एक्चुअल में वो बोलते भाई साहब हमारी सरकार ने या हमारी गवर्नमेंट ने आपको गुलाम नहीं बनाया है, हमारे देश के कुछ लोग हैं बिजनेसमैन, कुछ कंपनी है, वो बिजनेस करने गई तुम्हारे देश में, तो उन्होंने तुम्हारे देश में तो फैक्ट्री सेटअप किया, तुम्हारे पैर छूए पहले तो कि भाई साहब हमें जगह दे दो बिजनेस करना, और फिर तुम्हारे पैर पकड़ के खींच लिया और तुम्हें गुलाम बना लिया। तो उसने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो कंपनी है, कंपनी के लोग हैं, आप अपने हिसाब से देख लो। ब्रिटेन सीधा सीधा बोले। बाद में ब्रिटेन की सरकार ने हम पर रूल किया, लेकिन शुरुआत में शासन तो कंपनी ने किया। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको समझना चाहिए। अब ये जो ग्रुप है ना, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये छोटे छोटे देश ही पूरे के पूरे यूरोपीय संघ के देश हैं, पुराने मेंबर है। अब नए कौन आए बात को समझ देखो, लिस्टिविया, लातविया, लिथुआनिया, ये देश है बाल्टिक। बाल्टिक एक जगह है, ठीक है, याद रखना। यहीं पे एक नहर है, कील नहर, कील कैनाल। पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, ये पूरे देश हैं। इन देशों ने ये बाद में जुड़ गए। भाई साहब जब सब लोगों ने ग्रुप बना लिए, पड़ोसी हैं, तो बोले भैया हम कहाँ जाएं, इधर सोवियत संघ वो मारेगा, इससे अच्छा भाई इन्हीं के साथ चलो। तो ये सब लोग मिलकर के एक साथ आ गए। हमें इन सब के नाम ध्यान नहीं रखना है, लेकिन इतना जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई ब्रिटेन कहाँ है। पता चला बोले ब्रिटेन तो अपने पास में इंडिया के पीछे ही रहता है, नहीं नहीं पीछे तो ईरान और पाकिस्तान है, तो मिस्टेक रहेगा ना। क्या ब्रिटेन कहाँ है? यूरोप। यूरोप एक महाद्वीप है, मतलब पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा एशिया, ठीक है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में हमारा अंटार्कटिका। एकमात्र कॉन्टिनेंट जहां पर जीवन संभव नहीं है या लिविंग बीइंग्स नहीं रहते हैं। कुछ चीजें रहती हैं, ऐसा नहीं, मतलब इंसान नहीं रहता, मानव वहां नहीं रहता है। अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ये यूरोपीय संघ के देश हैं। ये यूरोपीय एकता के कुछ घटना है, कुछ डेट है जो आपको याद रखना, पूरी याद नहीं है, कुछ ही आपको याद रखना है। 27 समकालीन केंद्र 2003 में यूरोपीय संघ में तो कुछ कर एक संविधान बनाने की कोशिश की है, कोशिश नाकामयाब रही। इसी के लक्ष्य करके कार्टून बना है। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में दिया है। टाइटैनिक जहाज जो डूबा था ना समुद्र में, तो कार्टूनिस्ट हो गए कार्टून बनाने वाले, उन्होंने मस्त बात कही। जैसे वो सब लोग बोले कि 28 जो देश है ना, वो बोले अब हम एक संविधान बनाएंगे, वो संविधान हम सबके लिए बनेगा और हम सब उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अच्छा सोच रहे थे, तभी संविधान बनाने के बाद आई, लेकिन आपस में ये लोगों में व्यवहार में कुछ कमी आई
और भैया नहीं बनी, आपस में लड़ाई सी हुई तो संविधान नहीं बना, यानी जो सोच रहे वो नैया इनकी डूब गई। तो उन्होंने टाइटैनिक जहाज बनाया, भाई साहब ये डूब गया, ऐसे तुम्हारी सोच डूब गई। तो ये पिक्चर ऐसी है। और ये है आसियान, आसियान भारत के पास वाला। शुरुआत में भारत इसके साथ नहीं जुड़ा, बाद में सदस्य इसका बन गया। आज हम इसके मेंबर हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इनके साथ रह रहे हैं। देखो पूर्वी एशिया और पैसिफिक का मानचित्र, पैसिफिक समझ प्रशांत महासागर का, ये चीन मंगोलिया की बात है। चाइना है ना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर रसिया है। ये कुछ देश हैं, इन्होंने मिलकर के अपने समूह बनाए, उनके बारे में इंसिडेंट है। अब देखो, हाँ बहुत बढ़िया, तभी तो बता रहे। देखो मोदी जी हर जगह है। अच्छा ब्लर आ रहा है भाई, यही है अपने मोदी जी, ब्लर आ रहा है, मुझे अच्छी नहीं लगती। मोदी जी प्लीज स्माइल। सॉरी तो भी ये दिन नहीं रही, ये अपने मोदी जी, आप समझ जाना। तो आसियान में आप पढ़ोगे शुरुआत में, सर आसियान में तो कोई है नहीं, मोदी कहाँ से आएगा, इंडिया उसका सदस्य नहीं था, लेकिन बाद में बन गया। ठीक है, तो ये बात हम समझेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, यानी चीन की जो इकोनॉमी है ना, वो धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ी, इतना पावरफुल चीन कैसे बना। बस कुछ पिक्चर है, उसके बाद में शुरुआत से आपको समझाऊंगा। देखो बहुत मस्त बात है, एक पिक्चर बना चीन, ये साइकिल है, तो ये उनका झंडा है, ये ना इसका डॉलर है। तो कैसे चीन के साथ भारत के संबंध की बात आएगी, इसी में अपन समझेंगे चीन ने हमारे साथ क्या किया, या 1962 में जो चाइना ने अपना कुछ सियाचिन वाला जो एरिया वो कब्जा कर लिया था, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब आ रहे हैं एजुकेशन के बारे में। पहले हम इसको पढ़ेंगे, द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। चाइना ने एक टैगलाइन दिया, उन्होंने कहा कि जो सोशलिस्ट रोड है ना, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, आपस में मिलजुल कर रहने वाला, वो रोड सबसे बेस्ट है, ब्रॉडेस्ट है, बहुत बड़ा है। क्योंकि चाइना की आगे बस डे बाय डे बढ़ती जा रही है। परफॉर्मेंस बाय द कल्चरल ब्यूरो ऑफ द लेगेसी नेशनलिटी ऑटोनोमस चाओ सिंजुआन प्रोविंस, सिंजुआन प्रोविंस है, उसका एक पिक्चर इन्होंने दिया है। 1978 की बात है, दिसंबर में देश सियाओपिंग ने ओपन डोर मुक्त के द्वारा नीति चलाई। मुक्त व्यापार का मतलब ये है कि भाई साहब हमारे देश में आप आइए और आप बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब विदेशी कंपनी अपने देश में आएंगी और वो बिजनेस करेंगे, इससे काम ये होगा कि हमारे देश के जो नागरिक है ना, उन लोगों को रोजगार मिलेगा, काम करने के लिए रोजगार मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी से वो चीजें बना रहे हैं अपन उसको सीख लेंगे। तीसरी बात ये है, जब दूसरी कंपनी अपने देश में आएगी तो वो अपनी सरकार को टैक्स देगी। और चौथी बात ये है कि जो विदेशी देश की कंपनियां अपने देश में आएंगी, इससे वो किसी और देश में जाएंगे तो हमारे देश के बारे में बताएं, इंडिया बहुत मस्त कंट्री है, तो कुछ प्रॉफिट हमारे लिए होंगे। ठीक है, लेकिन एक नुकसान भी होगा। अगर कोई विदेशी कंपनी आई और वो सामान सस्ता बना रही है या अच्छा भी बना रही है, तो वो उसका लाभ कमाएगी और अपने देश के लिए भर भर के ले जाएगी। हमारे देश के पैसा को दूसरी देश की कंपनी ले जा रही है, इसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, MNC। कोको कोला आया 1991 के आसपास के बाद, पेप्सी जिसे बोलते हैं, कोको कोला या बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आई। अब उन्होंने या थम्स अप, कोको कोला ने इतना अपना प्रभाव बढ़ाया, स्प्राइट वगैरह ने, कि पूरी भारत में लगभग वही छाए हुए हैं। इंडिया की कोई शायद एक आधी कंपनी होगी पेप्सी वगैरह की, ऐसी चीजों की बहुत कम, बाकी सब विदेशी कंपनी है। तो इसका पूरा लाभ किसको मिल रहा है? उन्हीं कंपनी को जो कि विदेशी कंपनी है। तो हमारे देश का पैसा दूसरे देश में आ रहा है। देखो ये स्प्राइट लगा है, इसको पढ़ोगे विदेशी कंपनी। हाँ, तो मतलब ये जो कंपनी है ना, विदेशी कंपनी,
ये क्या है, अपने देश से लाभ कमा करके, प्रॉफिट अर्न करके ले जाती हैं। इससे क्या होता है कि हमारे देश के छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे आप समझो, आजकल झालर और मोती आते हैं या दिए वगैरह आते हैं, तो सब चीजें चाइना की चीजें आ रही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब दिए वगैरह नहीं लाते हैं, ना ही झालर मोती दीपक वगैरह नहीं रखते, सीधे आए और झालर मोती या जो माला सी लाए और वो हमने लटका दी। कहाँ से लिए बने? वो चाइना से। जो गुब्बारे अपन उड़ाते हैं ना, वो भी चाइना के बने हुए हैं। छोटी सी छोटी चीज हम किसका यूज कर रहे हैं? चाइना का। इसलिए हमारे देश के कुछ लोग कभी कभी चिल्लाते हैं, हाय हाय बहिष्कार करो, चीनी सामान का बहिष्कार करो, चाइना की चीज हम नहीं ले रहे। वही बात जो बोलता है वो चाइना को मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करके बोलता है। हमारे यहाँ पूरी जो मोबाइल है ना, वो सब विदेशी कंपनियों की है। हमारा मोबाइल लावा, जेन, और उनमें इतने फीचर है नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है कि विदेशी कंपनी हमारे यहाँ ले रही है, हमारे यहाँ से लाभ कमा करके ले जा रही है। क्यों ना हम ये कोशिश करें कि मेड इन इंडिया को प्रमोट करें। इसलिए मोदी जी बोले मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, कि हम हमारी चीजें बनाएं। इससे क्या हुआ कि अपने देश के कोई व्यक्ति आगे बढ़े। जैसे पतंजलि आई, बाबा रामदेव की, अंबानी की जियो आई, तो जियो ने कितना ग्रो किया है और इस देश के हर नागरिक ने जियो की सिम उसके पास है। तो इससे फायदा इस बात का है कि वो जियो की कंपनी हमारी भारत की है, तो आप इससे पैसा ज्यादातर इंडिया में ही इंडिया के लिए रहेगा। वो वाला विदेशी कंपनी की होती तो चला जाता पूरा लाभ। विदेशी आइडिया कुछ है बिल्कुल है, किया है, कोई बात नहीं, बस समझाने के लिए आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझो, अब आप एक बात को थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना कि आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और 30 साल पहले मतलब समझ रहे हो, मोबाइल फोन नहीं, टेलीफोन है। 1991 के बाद लगभग 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ। ये 1991 में दुनिया के अमेरिका या कुछ देशों में मोबाइल फोन आ गया। पहले सिर्फ टेलीफोन है, उसी से बात कर रहे हैं। सन 2000 में आ गए, अपने देश में तो बाद में आए हैं। हमारे यहाँ नोकिया आया था, छोटा सा नोकिया 1208, वो आया था। तो उस टाइम पीरियड की बात है, और फिर टेक्नोलॉजी कितनी आगे हो गई। कुछ मूवी है हॉलीवुड की, अगर आप उनको देखोगे तो इमेजिनरी बेस्ड रहती है, वो रियल फैक्चुअल चीजों पर बेस्ड है। एक मूवी में भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें ये बताया गया था कि सन 2017-18 तक हॉलीवुड की मूवी ऐसे चलेगी। आज कोई चीज हो रही है ना, उसमें डेट लिखी है कि 2050 दुनिया ऐसे चलेगी, तो उसमें लिखा था कि 2020 के आसपास ड्रोन कैमरा आ जाएगा, और वो आया। उसमें 17-18 लिखा, लगभग 2020 तक आ गया और पहले ही आ गया। तो लगभग चीजें इमेजिनरी बेस्ड है, लेकिन चीजें सही भी है। जैसे कुछ चीजों बताया गया है कि भाई साहब आगे चल के व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोबोटिक चीज आ जाएगी और रोबोट ही इंसान का काम करने लगे। कर रहा है भैया, दुनिया के बहुत सारे ऐसे मॉल वगैरह हैं जहाँ पर रोबोट ही सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। तो दुनिया की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इच्छाएं बढ़ रही हैं, और ये राजनीति की चीजें बढ़ रही हैं। तो इस बदलते परिवेश में राजनीति किस तरीके से चलेगी आपको समझना जरूरी है। तो लोग आपस में ग्रुप बना लें। तो यूरोपीय संघ बना, क्यों बना, इस बात को समझ लो, पेपर में आपको ये लिखना है। यूरोपीय संघ 1992-93 में बना, यूरोप के देशों ने इसके मिलकर बनाया। क्यों बनाया, क्वेश्चन मार्क, व्हाट, क्यों। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूरोप के जो देश है ना, वो ये चाह रहे थे कि हम ये कोशिश करें कि हम अमेरिका या किसी भी देश के साथ दबाव में ना रहें, हम लोग मिलकर रहें और स्वतंत्र रहें। जब आपस में पूरे यूरोप के देश मिलकर के रहेंगे तो हम हमारी नीति बनाएंगे, हमारे नियम बनाएंगे, हमारे संविधान बनाएंगे और हमारे हिसाब से बिजनेस करेंगे और हम लाभ कमाएंगे। क्योंकि जो ताकतवर है वो ये चाहेगा कि मेरे बराबर कोई और पावरफुल बन नहीं पाए, इसलिए कहा कि हम अलग रह करके पावरफुल बने। ठीक है, अब आप आते हैं 1990, इंट्रोडक्शन इसको समझते हैं। 1990 के दशक में विश्व राजनीति दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ
आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। अच्छी बात है, इस बात को समझो। मैं ये बता रहा हूँ बच्चों, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, 1991 में दुनिया दो भागों में थी, यूएसए और यूएसएसआर। तो एक ये देश अलग हो गया, अब दुनिया की महाशक्ति एक बची अमेरिका। ठीक है, तो लोगों को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले तो ये दो देश हैं, तो भैया अमेरिका अगर अपन से लड़ रहा है तो अपन सोवियत संघ के साथ चले गए, उसने बचा लिया। कहीं ऐसा ना हो जाए सिर्फ अब अकेला अमेरिका है, ये ना बोल दे मैं बोलूंगा वो ही तुम्हें करना पड़ेगा। तो लोगों को ये डर बना अंदर उससे, तो उन्होंने कहा भाई इससे बचना है, और इसलिए यूरोप के लोगों ने बचने की कोशिश की और एशिया के लोगों ने भी बचने की कोशिश की। एशिया में लोग वो लोग नहीं जो सोवियत संघ के साथ है, वो तो अलग ही हैं। इंडिया के आसपास के देश जो किसी के साथ नहीं थे पहले, उन्होंने कहा कि भाई अपन को बचना है। तो दो संगठन बने, एक बना यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन, ये बन गया एक यूरोप में, और इधर एशिया में क्या बना, आसियान, और ये बना 1967 ये दो संगठन बने। और लिखा भी है कि यूरोपीय संघ आसियान दोनों ने अपने अपने भले बहुत दमदार शक्तिशाली संगठन थे, यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाले ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। उन्होंने कहा कि अब हमारी दुश्मनी को समाप्त करना है और किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना है, और जो आपस में लड़ रहे हैं पहले उसको रोकना है। फिर उन्होंने कहा अपने अपने इलाके में शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र की देशों की अर्थव्यवस्था को समूह बनाने की दिशा में काम किया। बोले हमें हमारे देश की कंडीशन सुधारना है। और फिर लिखा है, और उन्होंने इस दिशा में काम भी किया। चीन के आर्थिक उभार में विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों की एक नजर डालेंगे और ये जांचेंगे की कोशिश करेंगे जांचने की भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। वहां यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम यूरोपीय। अब समझो, हमने इंट्रोडक्शन में 3 चीजें समझी कि सोवियत संघ अलग हो गया और उसके बाद दुनिया के देशों को ये लगने लगा कि हम आपस में लड़ने के बजाय हमारे विकास पर ध्यान दें। इसलिए दुनिया यूरोप महाद्वीप के लोगों ने देशों ने मिलकर कहा कि हम यूरोपीय संघ बनाएंगे, और इंडिया के पास के कंट्री जो दक्षिण एशिया के देश हैं उन्होंने कहा कि हम भी एक संगठन बनाएंगे और मिलकर के रहेंगे। क्यों? आपस में नहीं लड़ना है, एक दूसरे का साथ देना है और शांति की स्थापना करनी है। ऐसा नहीं कि आपस में एक दूसरे को पीट रहे हैं, नहीं भैया, अच्छे से मिलजुल कर रहना और अपना विकास करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी चाइना वो इतना विकसित हो गया है। क्यों? क्योंकि चाइना की पॉलिसी है ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी है, एक सरकार है, जो डिसीजन लेना है स्टे फॉरवर्ड आज भी है, सीधी डिसीजन लेती है, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया ना कल से सभी लोग घर में से बाहर निकलेंगे तो हेलमेट लगा के निकलेंगे, भले पैदल हो, तो चाइना में सब लोग हेलमेट निकाल के निकलेंगे, वरना सीधी गोली टपका देंगे। लेकिन इंडिया में सरकार तुम्हारे पैर छूने आएगी और हेलमेट लेके आएगी, महाराज तुम्हें हेलमेट दे रहे हैं, प्लीज हेलमेट पहन के आना। फिर बोला अरे यार वो तो भूल आया घर में। पता है कितना इंडिया में समझाते हैं, और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आए भैया हेलमेट पहनो, सुरक्षा है, परिवार को चाहिए वो, लेकिन इंडियन है नहीं मानेंगे। तो रूल एंड रेगुलेशन, हमारे देश में अगर कोई नियम पास करना है पहले हंगामा हो, ऐसे कैसे बोल दिया तुमने, बात तो होना जरूरी है। लेकिन अच्छा भी है तो दूसरी पार्टी बोले नहीं गलत है, हटाओ इसको, समझ रहे। लेकिन चाइना में स्टेप फॉरवर्ड है, जो डिसीजन सरकार ने ले लिया वो ले लिया। अगर उन्होंने कहा टैक्स कितना 10% 50% करो, कर दिया, टैक्स ज्यादा लो लोगों से। इंडिया को टैक्स 5 रुपये बढ़ा दिए, चलो धरना पड़ रहा हूँ, चिल्लाओ, ये ऐसी कंडीशंस डिफरेंट है। तो हम यही समझेंगे बच्चों, आप खुद सोचना कि हमारा देश हिंदुस्तान और चाइना और पाकिस्तान, 3 देशों को समझो।
चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, 4 देश एक साथ लगभग आजाद हुए। चाइना कहाँ पहुंच गया? लगभग विकसित देश, भारत विकासशील देश और आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक। दुनिया को लीड करता है हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान किसी के पीछे नहीं जाता है, हिंदुस्तान के पीछे लोग आते हैं। और जहां हिंदुस्तान खड़ा है ना, दुनिया के बड़े बड़े देश बोले भाई हम तेरे साथ हैं। दोनों देश आगे। तीसरा पड़ोसी का पाकिस्तान, पहले भी वही था और आज भी वही है। और श्रीलंका, कंडीशन अभी भिखारियों जैसी हो गई, कंगाल हो गया श्रीलंका, बैंकक्रप्ट, दिवालिया हुआ है। तो कंडीशन अलग अलग है। तो हमें इन्हीं चीजों को समझना है कि चाइना इतना आगे कैसे बढ़ गया। और एक बात सोचना, हम इंडिया और चाइना आपस में लड़ लेते हैं लेकिन बिजनेस बंद क्यों नहीं करते? जिस दिन चाइना के साथ हमारा बिजनेस ऑल ऑफ हो गया, बंद हो गया, हिंदुस्तान में लगभग भुखमरी सी फैल जाएगी। क्योंकि कुछ चीजें, कुछ नहीं, लगभग हर वो चीज इंडिया की टेक्नोलॉजी से लेकर इकोनॉमी की हर चीज में चाइनीज चीजें हैं। कोई भी चीज लगभग, तो वो चीजें चाइना से ही तो मंगानी पड़ेंगी ना। तो आपको और विकल्प जोड़ना पड़ेगा और दूसरे देशों से वो चीजें महंगी आएंगी, तो दिक्कतें हैं। तो अपन अब यूरोपीय संघ की बात कर रहे हैं। ये क्यों बना है? अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए। तो देखो, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त, यूरोप के नेताओं ने यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सकारात्मक योगदान देने वाले सिद्धांतों के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए? यानी यूरोप के देश आपस में बोल रहे भाई संबंध अच्छे बनाए, फिर लड़ाई लड़ते रहे, ये आपस में बोलने लगे। फिर उन्होंने कहा कि 1945 तक की बात कर रहे हैं। दूसरी विश्व युद्ध के बाद अनेक मान्यताओं के बाद 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बादी तो झेली, मान्यता और व्यवस्था को ध्वस्त भी होते हुए देखा। 1945 में यूरोपीय देशों के मेल मिलाप से शीत युद्ध में भी मदद मिली। ये जो बात कर रहे हैं ना, वो लोग पछतावा कर रहे हैं कि भैया 1945 यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हमने लड़ा, हम आपस में 2 देशों के साथ हो गए, कुछ हम इधर अमेरिका के साथ, कुछ सोवियत संघ के साथ, हमें क्या मिला? कुछ नहीं, बस बर्बादी मिली। तो हम ये बर्बादी वैसे करना नहीं चाह रहे, अब हम चाह रहे हैं कि मिलकर रहे, खुद का विकास करें। फिर इन्होंने कहा 1945 के बाद देशों में मेल मिलाप की बातें आई और अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की एक दूसरे की। मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है इसको। अमेरिका ने नाटो के तहत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया और मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय संघ की संगठन की गई। अब इसको समझो, 1948 में नाटो बना। मार्शल योजना क्या थी? एक व्यक्ति था मार्शल, उन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम रख दिया मार्शल योजना। उन्होंने क्या किया? एक नेटो यानी नाटो संगठन बनाया और इसका मतलब ये है कि जो कुछ देश है ना, उनकी मदद हम लोग करेंगे। ठीक है। अब ये इधर बात क्या होती है, ये तो वादा पहले का था, अब आगे क्या दिक्कत है थोड़ा सा और है। एक मंच बन गया, यूरोप देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की, आपस में मदद कर रहे हैं। और 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम, मतलब एक अच्छा कदम साबित हुई। पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण के चरणबद्ध ढंग से बढ़ी। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी का गठन हुआ। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई। 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। लगभग इतनी बातों में इतना इन्होंने समझाया है कि जो यूरोपीय संघ के देश है ना, इन्होंने 1948 में इनके लिए एक समुदाय बना, उसको बोला गया नाटो, जो इनकी मदद कर रहा था। लेकिन नाटो किसने बनाया? यूएसए यानी कि अमेरिका ने। और अब अमेरिका अकेला कंट्री बचा है, तो इसी का तो डर है इन लोगों को, यूरोपियन यूनियन वालों को। इसलिए उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय संघ बनाएंगे और हम लोग यह मिलकर की कोशिश करेंगे कि अपने देश के लिए नियम कायदे हम लोग खुद बनाएंगे।
यूरोपीय संघ को। तो इसलिए इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए और इन्होंने आपसी सहयोग, राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, सामाजिक मामले में मिलजुल कर रहने की बात की और आपस में हम लड़ेंगे नहीं, पुरानी दुश्मनियों को भुला देंगे, इस पर इनकी बातचीत। और एग्जाम में कैसे आएगा कि यूरोपीय संघ क्यों बना, आप यूरोपीय संघ से क्या समझते हो। तो पहली बात कि दुनिया के दो शक्ति थी, जब एक शक्ति टूट गई तो अमेरिका बचा और अमेरिका अपना प्रभाव दिखाना चाह रहा था, इसलिए दुनिया के देशों ने सोचा कि हम खुद के एक कुछ ग्रुप बनाए, कुछ समूह बनाए, जिससे हम पर अमेरिका या किसी देश का दबाव ना रहे और हम खुद नियम कानून बना करके हमारा खुद का विकास करें। इसलिए एक संघ बनाया है जिसका नाम था यूरोपीय संघ। एक किस देशों ने बनाया, यूरोपीय देशों ने मिलकर के बनाया, तब 1992। ठीक है। और फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि आसियान क्या है। अभी सिर्फ बैकग्राउंड है, अगले जो चैप्टर में स्टार्ट करूंगा इसी को आगे कंटिन्यू, यानी अभी सिर्फ 2-3 पेज ही हमने समझा है, आगे कुछ ग्रुप हैं, क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ डिटेल है। इसमें कितना लगा आपको उस पर नहीं जाना, मैं पूरी चीज एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है। तो देन जब भी आप आइएगा इसको थोड़ा बहुत देख के आना, बाकी मैं पूरी चीज एक्सप्लेन कर दूँ। आज के लिए बैठ